हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपका इंग्लिश का प्रोज़ का पेपर कैसा हुआ ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पोइट्री का पेपर कैसा हुआ ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम इंग्लिश प्रोज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट सेक्शन इज़ नो योर ऑथर। फर्स्टली हम क्विकली इंट्रोडक्शन लेंगे हमारे सारे के सारे जितने भी ऑथर्स हैं उन सब का। फर्स्ट ऑथर है हमारे फ्रांसिस बेकन। सो फ्रांसिस बेकन ऐसे इंग्लिश के फादर हैं। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट, वाइज और सीरियस ऐसे लिखे हैं जो प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ पैक्ड हैं। उनके एसेज ट्रेजर चेस्ट के जैसे हैं, जो स्मॉल तो है लेकिन विजडम यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे मैसेजेस के साथ भरे हुए हैं। इनके की पॉइंट्स क्या है कि वो जो उनके एसेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश स्टाइल उनका क्या है कि वो शॉर्ट है, टाइटली पैक्ड है, पर्सनल नहीं है और थोड़े से शॉर्ट वाइज सेइंग यानी कि बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। एसेज आर लाइक डिस्पर्स मेडिटेशन। जो स्कैटर्ड जो उनके थॉट्स हैं उनको कलेक्ट करके उन्होंने जो एसेज है वो लिखे हुए हैं। उनकी टोन जो है वो थोड़ी सी सीरियस है, थोड़ी सी फॉर्मल है और हमें मॉरल लेसन्स को टीच करते हुए वो अपने एसेज को लिखते हैं। उनके फेमस एसेज हैं ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रुथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रेवल। जोसेफ एडिशन एंड रिचार्ड स्टील। एडिशन एंड स्टील क्रिएटेड पीरियोडिकल एसेज। इन्होंने पीरियोडिकली एसेज को लिखा है, शॉर्ट एसे जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। फॉर जो ऑर्डिनरी पीपल है, मिडिल क्लास जो लीडर है रीडर हैं उनके लिए। एडिशंस का जो मोस्ट फेमस कैरेक्टर है वो है सर रोगर डी कवर्ले। की पॉइंट्स क्या हैं उनके एसेज के? तो इन्होंने एक्सपेक्टेटर मैगज़ीन को जो है क्रिएट किया, जो डेली पब्लिश होती थी 1711 से 1712 तक। सर रोगर डी कवर्ले एक लवेबल अनयूजुअल कंट्री जेंटलमैन है, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक लवेबल और जेंटलमैन कंट्री साइड का एक अनयूजुअल कंट्री जेंटलमैन है वो उस कैरेक्टर के अंदर। एडिशंस का स्टाइल क्या है, जेंटल ह्यूमर है, सोशली उन्होंने ऑब्जर्व करके चीज़ें लिखी हैं, मॉरल पर्पस है। एसेज एम टू ब्रिंग फिलोसफी आउट ऑफ लाइब्रेरीज इनटू क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। वो एसेज हैं जिन पे एम किया गया है ताकि जो फिलोसफी है वो लाइब्रेरी से, क्लब्स से और कॉफ़ी हाउसेस से जो है बाहर आ पाए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे 18th सेंचुरी के। उन्होंने फेमस लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड लिखा है, ए प्राउड रिफ्यूज़ल टू पैट्रोनेज। पैट्रोनेज को रिफ्यूज़ करते हुए एक प्राउड लेटर उन्होंने लिखा है। ही वॉज वो जाने जाते हैं अपनी डिग्निटी और अपने इंडिपेंडेंस के काम को लेके, यानी कि उन्होंने कभी भी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर उन्होंने काम किया। की पॉइंट्स क्या है, ये फेमस है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड एक मास्टरपीस है जो उनके डिग्निफाइड प्रोटेस्ट को दिखाता है पैट्रोनेज के अगेंस्ट। पैट्रोन क्या है, एक रिच पर्सन जो सपोर्ट करता है एक राइटर को फाइनेंशियली। जॉनसन ने इस सिस्टम को रिजेक्ट किया है, उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। स्टाइल क्या है कि बैलेंस है, फॉर्मल है और उन्होंने लेटिन बेस्ड वर्ड को यूज़ किया है और डिग्निफाइड है उनके एसेज। पैट्रॉन वन हु लुक्स विद अनकंसर्न ऑन अ मैन स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। पैट्रॉन को डिफाइन कीजिए तो वो इंसान जो अनकंसर्न है एक मैन के लिए जो अपनी लाइफ के साथ में जो है स्ट्रगल कर रहा है। चार्ल्स लैम्प अपने पर्सनल एसेज को अपने पेन नेम एलिया के अंडर लिखते हैं। वो मास्टर थे पर्सनल एसेज के। उनके जो एसेज थे वो वार्म थे, ह्यूमरस थे, नॉस्टैल्जिक थे, जो पास्ट से रिलेटेड थे और डीपली पर्सनल थे। पेन नेम एलिया उनको फ्रीडम और प्लेफुल और पर्सनल और प्लेफुल चीज़ों की फ्रीडम देती है। द कोवसलेंट पर अबाउट प्रीफरिंग इलनेस बीमारी, हेल्थ की जो बीमारी है उन चीज़ों के लिए प्रेफर करते हुए, क्योंकि इलनेस जो है वो हमें अटेंशन, रेस्ट और सिंपैथी प्रोवाइड करती है, विच इज़ ट्रू। व्हेन वी आर इल आवर मदर गिव्स अस लॉट्स ऑफ अटेंशन।
ड्रीम चिल्ड्रन अबाउट द चिल्ड्रन ही नेवर हैड, उन चिल्ड्रंस के बारे में जो उनके पास कभी थे ही नहीं, लेकिन उनकी जो एसेज है वो डीपली टचिंग है इस चीज़ के बारे में। स्टाइल है उनका थोड़े से वेंडरिंग, थोड़े से कन्वर्सेशनल की हमसे बातचीत कर रहे हैं, प्लेफुली इमेजिनेशंस उनकी, इमोशनल भी है थोड़े से, और पर्सनल मेमोरीज और चाइल्डहुड से भरे हुए हैं। जी के चेस्ट्रॉन एक मॉडर्न एसेज थे जो अपने पैराडॉक्स के लिए जाने जाते थे, यानी कि वो बिल्कुल एक पर्सन जो एक्सपेक्ट करती, एक पर्सन जो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें वो कहते थे, और एक डीप ट्रूथ को जो है वो रिवील करते थे। उनका ऐसे जो है ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट, वो इस बारे में है कि कैसे हर एक एवरीडे प्रॉब्लम में हम जो है नई नई खुशियाँ और फन हम निकाल सकते हैं। तो उनका स्टाइल क्या है, पैराडॉक्शियल है, विटी है, ह्यूमरस है और थोड़ा सा फिलोसफिकल है। ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट, एक हैट जो है ब्लो अवे कर गई, उड़ गई क्योंकि हवा की वजह से, तो उसमें भी हम जो है एडवेंचर को ढूंढ सकते हैं, ना कि हम उसकी वजह से एनॉय होए कि यार अब ये हैट उड़ गया, अब इसके पीछे भागना पड़ेगा। फिलॉसफी ऑफ द हैट जो है एक रेस्पेक्टेबिलिटी है कि इसको लूज़ करना हमें दिखाती है कि हमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए अपनी डिग्निटी के बारे में। चेस्टर्न व्यू, मॉडर्न पीपल जो है वो हद से ज़्यादा ग्लूमी है, वी शुड फाइंड, हमें फन ढूंढना चाहिए हर एक ऑर्डिनरी सी चीज़ में भी। ऑल्सो उन्होंने रिलीजन, पॉलिटिक्स और लिटरेचर के बारे में भी लिखा है। R.L. स्टीवसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवसन ने लिखी है एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स, एक डिफेंस ऑफ लेजीनेस एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए उन्होंने जस्टिफिकेशन, लेजीनेस को जस्टिफिकेशन देते हुए एक एजुकेशन की फॉर्म में उन्होंने लिखा है। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि कुछ ना करना भी एक्चुअली लर्निंग है, कि लाइफ के बारे में डीपली लर्न करने के लिए। उनका फेमस ऐसे है एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स। मेन आर्ग्यूमेंट है उनके लेजी पीपल, कि ये जो बिजी स्टूडेंट होते हैं उनसे ज़्यादा ही सीखते हैं क्योंकि अपनी लाइफ को जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। एक ट्रॉन्ट है ये, यानी कि वो इंसान जो बिल्कुल स्किप कर सकता है अपने स्कूल को और नेचर को और ह्यूमन कैरेक्टर को डीपली ऑब्जर्व कर सकता है। उन्होंने कहा है कि आइडलनेस लेजीनेस नहीं है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन है। इस एजुकेशन में क्या है कि इंसान जो है वो देख के सीखता है, वेंडरिंग यानी भटकते हुए सीखता है, और वंडरिंग आश्चर्य करते हुए सीखता है। स्टाइल क्या है इनका, लाइट, चार्मिंग और कन्वर्सेशनल। नेक्स्ट है A.G. गार्डिनर। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने लाइट और चार्मिंग एसेज लिखे हैं एवरीडे लाइफ के बारे में। उनके जो एसेज, उनका जो एसे है ऑन शेकिंग हैंड्स, एक्सप्लोर करता है सोशल कस्टम शेकिंग हैंड शेकिंग का, जो रिवील करता है ह्यूमन नेचर और सोशल इवोल्यूशन के बारे में। की पॉइंट्स क्या है ऑन शेकिंग हैंड्स, आर्ग्यू दैट हैंड शेकिंग एक सोशल रिचुअल है, कस्टम है जो एनवलप है एंशियंट टाइम से, यानी कि जो हाथ मिलाने का जो रिचुअल है ये एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, इवॉल्व होता हुआ आया है। ओरिजिनली शोइंग ओपन राइट हैंड, बस सिर्फ राइट हैंड को ओपन कर देना, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है और मैं बिल्कुल पीसफुल हूँ। आजकल इसका मतलब है कि एक फॉर्मल ग्रीटिंग, लेकिन जो मीनिंग है वो इसका एम्प्टी है बहुत से केसेस में। गार्डनर ने फाइंड किया है इस चीज़ का डीप सोशल मीनिंग रोज़ की सोशल एवरीडे एक्शंस में। और उनका स्टाइल क्या है लिखने का, लाइट, ऑब्जर्वेशनल और सोशोलॉजिकल, यानी कि सोसाइटी को स्टडी करते हुए। J.P. प्राइसली, जॉन बॉयटन प्रिस्ली ने ऐसे लिखा है ऑन डूइंग नथिंग, आर्ग्यूइंग दैट कम्प्लीटली एम्प्टी और पर्पसफुल लेजर यानी कि फ्री टाइम इज़ एक्चुअली वैल्यूएबल। उन्होंने आर्ग्यू करते हुए लिखा है कि जो फ्री टाइम है वो एक्चुअली वैल्यूएबल है, ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। आर्ग्यू करता है कि जो ह्यूमन नीड है वो जेन्युइनली पर्पसलेस विदाउट गोल नहीं है। मॉडर्न लाइफ हद से ज़्यादा बिजी है, इवन अवर हॉलीडेज़, जो हमारे हॉलीडे है वो भी प्लान है पर्पसफुली कि हमें क्या करना है। डूइंग नथिंग, लेटिंग द माइंड वेंडर फ्रीली, हमारे माइंड को खुला छोड़ो, ड्रीम करो, स्काई को देखो, ये सारी चीज़ें डूइंग नथिंग के अंदर आती है। इस तरीके का जो रेस्ट है वो हमें रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है हमारी सोल को, जो एक्टिविटीज़ हमने प्लान नहीं की है लेकिन हम फिर भी करते हैं, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। स्टाइल है इनका रिफ्लेक्टिव, फिलोसफिकल और जेंटली ह्यूमरस। नेक्स्ट है हाइलेर बेलॉक। हाइलेर बेलॉक एक प्रोलिफाइक
एसेइस्ट है, पोएट है और हिस्टोरियन है। उन्होंने कई सब्जेक्ट्स पर लिखा है इंक्लूडिंग स्पेलिंग रिफॉर्म, इंग्लिश ट्रेडिशन और सोशल इश्यूज़। ये जाने जाते हैं अपने लाइट एसेज के बारे में, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देते हैं, ये कैथोलिक इनका व्यू पॉइंट है। स्पेलिंग रिफॉर्मर्स, बेलोग जो है मॉक करते हैं पीपल को जो इम्प्रूव करने चाहते हैं इंग्लिश स्पेलिंग बाय इसको फियोनोटिक, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे प्रोनाउंस करके जैसे वो स्पेलिंग लिखी हुई है, उनको उन्होंने मॉक किया है पीपल्स को। उनका व्यू है कि जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो उसकी एक हिस्ट्री, एक ट्रेडिशन है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इफ़िशियंसी। एक इफ़िशियंसी के लिए हमें स्पेलिंग की जो हिस्ट्री है और ट्रेडिशन है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। उनका जो स्टाइल है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव और कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। 3 बेनिफिट्स और पर्पस बताइए ऑफ स्टडीज़ के बेकन के अकॉर्डिंग, कि क्या बेनिफिट्स है जो बेकन ने बताए हैं स्टडी करने के। तो फ्रांसिस बेकन ने 3 पर्पस दिए हैं ऑफ स्टडीज़ एसेज में, कि स्टडी डिलाइटेड है, स्टडी जो है पर्सनल प्लेजर और इन्जॉयमेंट लेके आती है प्राइवेट मोमेंट के अंदर। ऑर्नामेंट है, स्टडी हमें अच्छा बनाती है, इम्प्रेसिव बनाती है सोशल सिचुएशंस में, तो एक ऑर्नामेंट की तरह यूज़ होगी। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, तो इट इज़ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट। जितने अच्छे से हम बिल्कुल ड्रेसअप होंगे उतनी अच्छी जो है हम कन्वर्सेशन रखेंगे, तो हमारा जो कन्वर्सेशन वाला पार्ट है वो उसको हम ऑर्नामेंट के जैसे हम इसमें यूज़ करेंगे। एबिलिटी, स्टडी एबिलिटी करती है हमारी, स्टडी इम्प्रूव करती है हमारी एबिलिटी किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी जजमेंट बनाने के लिए, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और बेकन्स की फेमस लाइन है कि स्टडी सर्व करती है हमें डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए और एबिलिटी के लिए। What does Bacon say about reading, conference and writing? Bacon रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग के बारे में क्या कहते हैं? तो बेकन ने एक ब्रिलियंट फॉर्मूला दिया है कंप्लीट मैन के बारे में, कि रीडिंग एक मैन को फुल मैन बना देती है। रीडिंग जो है हमारे माइंड को फिल कर देती है नॉलेज के और आइडियाज़ के साथ में। तो जो एक रीडर है वो कंप्लीट और वेल राउंडेड यानी कि ऑल राउंडेड वो हो जाता है। कॉन्फ्रेंस मेक आ मैन रेडी, मेक आ रेडी मैन। डिस्कशन और जो कन्वर्सेशन है जो या फिर जो कॉन्फ्रेंस है वो हम एक मैन को क्विक और रेडी टू स्पीक यानी कि वो जल्दी से बोल पाए, इस तरीके से उसे काइंड ऑफ डिज़ाइन कर देती है ताकि वो जो है स्पीक वेल करे, यानी कि वेल स्पीक करे वो। राइटिंग एक मैन को बना देता है एग्जैक्ट मैन। राइटिंग फोर्स करता है हमें प्रिसाइज और केयरफुल रहने के लिए अपनी थिंकिंग के साथ में। टुगेदर रीड करो जानने के लिए, डिस्कस करो बोलने के लिए, और राइट करो ताकि हम क्लियरली थिंक कर पाए, सोच पाएँ। वाई डज चार्ल्स लैम्ब प्रेफर कॉन्वेलेसेंस टू हेल्थ? इन द कॉन्वेलेसेंट चार्ल्स लैम्ब, कॉन्वेलेसेंट में जो है चार्ल्स लैम्ब जो है आर्ग्यू करते हैं कि जो बीइंग सिक यानी कि बीमार होना एक्चुअली बेटर है हेल्दी होने से, क्योंकि व्हेन सिक पीपल, क्योंकि जब हम सिक होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो हमारे जो बाकी जो लोग हैं वो हमारे लिए सॉरी फील करते हैं, हमें सिंपैथी मिलती है, अटेंशन मिलती है। हम जो है बेड पर रेस्ट कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के, क्योंकि कोई भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हम वर्क करें। स्पेशल फूड और केयर हमें मिलती है, हमें सोचने का और ड्रीम करने का और शांत रहने का टाइम मिलता है। तो जो सिक पर्सन है वो बिल्कुल अटेंशन होता है, सेंटर ऑफ अटेंशन होता है बिल्कुल। लैम्ब ह्यूमरसली कहते हैं कि जो द मैन इज़ किंग ऑफ हिज सिक रूम, वो जो इंसान जो बीमार है उस जिस रूम में वो है उस रूम का वो किंग होता है। और बीइंग इल, बीमार होना तुम्हें एक काइंड ऑफ रॉयल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। क्या मेन ग्रीवेंसेस है, क्या कंप्लेंट है जो डॉक्टर जॉशन करते हैं अपने लेटर में? तो उनका जो लेटर था, लेटर टू चेस्टरफील्ड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो मेन कंप्लेंट है वो है अबाउट पैट्रोनेज। उन्होंने वर्क किया है उनकी डिक्शनरी पे 7 ईयर्स तक विदाउट किसी की हेल्प के, फ्रॉम लॉर्ड चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड ने इग्नोर किया है उनको कम्प्लीटली ड्यूरिंग दोज हार्ड ईयर। नाउ जब वो डिक्शनरी फेमस है, सक्सेसफुल है, चेस्टरफील्ड सडनली उसको क्लेम करना चाहते हैं क्योंकि वो
जॉनसन्स के पैट्रॉन थे, यानी कि उनके सपोर्टर थे। जॉनसन्स बिटरली डिफाइन करते हैं एक पैट्रॉन को कि वन हु लुक विद अनकंसर्न, जो मतलब वो इंसान जो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मेरे ऊपर उसने कोई भी कंसर्न नहीं दिखाया किसी भी चीज़ का, जब मैं अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था और अचानक से वो जो है एनक्यूम्बर करता है मुझे अपनी हेल्प के साथ में, जब मुझे उस चीज़ की कोई हेल्प नीड ही नहीं है, मुझे उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जॉनसन डिक्लेयर करते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी बिलेटेड सपोर्ट की अब कोई ज़रूरत उनको नहीं है। चेस्ट्रॉन में रनिंग आफ्टर वन सेट से क्या मीनिंग है उनका? सो जी के चेस्ट्रॉन ने यूज़ किया है रनिंग आफ्टर वन सेट एक मेटाफर की तरह फॉर एवरीडे प्रॉब्लम। जो मिसहैप्स और रोज़ रोज़ की जो हमारी प्रॉब्लम होती है उनको एक मेटाफर की तरह उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि जब विंड ब्लो करती है तो हमारे हेड को जो है उड़ा ले जाती है। सो इस पर हम दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो हम एंगर के साथ कि यार हेड उड़ गई, उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। सो ये दिस इज़ काइंड ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड। हमें जो है बिल्कुल राइट एटीट्यूड के साथ चलना है और हमें अम्यूज़ होना है, और उसके जब हम उसके पीछे भागे हेड को पकड़ने के लिए तब हमें बिल्कुल क्या होना है, हैप्पी होके भागना है कि वाह भागने का मौका मिला। इस तरीके से चेस्टन ने कहा है कि थिंक ऑफ इट एज अ गेम, इसको एक गेम की तरह सोचो, जैसे कि क्रिकेट और टेनिस। जब हेड जो है वो उसको बॉल की तरह सोचो और हम जो है वो प्लेयर हैं, तो जो हेड है वो सिंबलाइज करती है रेस्पेक्टेबिलिटी को, यानी कि सोशल डिग्निटी को। चेस्टन कहते हैं कि डोंट टेक, जो हमारी डिग्निटी है उसको हद ज़्यादा सीरियसली मत लो। इसका ब्रॉडर मीनिंग है कि मॉडर्न जो पीपल है उन्होंने लॉस्ट कर दी है एबिलिटी ऑर्डिनरी डिफ़िकल्टीज़ में फ़न फाइंड आउट करने की, यानी कि मज़े लेने की। इस चीज़ को हमें रीडिस्कवर करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ प्लेफुलनेस को। उनकी फ़िलॉसफी है ये है कि लाइफ जो है फुल ऑफ ऐसे मोमेंट्स के साथ है, हेड चेजिंग मोमेंट के साथ में, तो उनको इन्जॉय करना सीखिए, ना कि उनके साथ में जो है अपसेट होइए। स्टीवनसन जस्टिफाइड या फिर डिफेंड कैसे करते हैं आइडलनेस को? तो एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, आर.एल. स्टीवंस डिफाइन करते हैं लेज़ी पीपल को अगेंस्ट हार्ड वर्कर, यानी कि जो हार्ड वर्कर पीपल है उनको डिफाइन ना करते हुए लेज़ी पीपल को वो डिफाई करते हैं। जो आइडल है वो ट्रूली लेज़ी नहीं है, बस वो दूसरे काइंड ऑफ लर्नर है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर है। जबकि कुछ स्टूडेंट मेमोराइज करते हैं लेसन्स को, लेकिन एक आइडल जो है वो रियल वर्ल्ड में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, नेचर को वॉच करता है, पीपल्स को, और फ्रीली थिंक करता है। एक जो ट्रोंट होता है, जो लीजी पीपल आता है, वो डीपली देखता है किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर को और नेचर को। फॉर्मल एजुकेशन जो है हमें टीच करती है फैक्ट, और आइडलिंग टीचेस करती है हमें विजडम के बारे में। स्टीवनसन ने आर्ग्यू किया है कि जो ग्रेटेस्ट थिंकर है वो उनको आइडल ही ऑफन कंसीडर किया जाता है, लेज़ी ही कंसीडर किया जाता है उनको मोस्टली, क्योंकि वे अपना मोस्ट टाइम ड्रीमिंग में, वेंडरिंग में, भटकने में, और वंडर यानी कि आश्चर्य करने में ही बिता देते हैं। आइडलर्स जो है लर्न टू लिव ट्वाइस ओवर, वो एक्सपीरियंस करते हैं अपनी पूरी लाइफ को, ना कि उनसे ज़्यादा जो सिर्फ काम ही काम करते हैं। ए.जी. गार्डनर का क्या व्यू है हैंडशेकिंग के ऊपर? वो कहते हैं कि इसका ओरिजिन हुआ था एंशिएंट टाइम में, ये दिखाने के लिए कि जो मेरा राइट हैंड है वो एम्प्टी है, खाली है, इसका मतलब मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है और मैं बिल्कुल पीसफुल हूँ। तो ये काइंड ऑफ जेन्युइन गेस्चर था उस टाइम पे, लेकिन ओवर टाइम इसका इवेल्युएशन हुआ और ये बन गया एक फॉर्मल सोशल ग्रीटिंग, एक ऑटोमेटिक और एक हैबिचुअल ग्रीटिंग। गार्डनर का कंसर्न है कि टुडे जो हैंड शेकिंग है वो एक एम्प्टी रूटीन बन गया है। हम शेक हैंड तो करते हैं, हाथ तो मिलाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई रियल वार्मथ या फिर रियल मीनिंग उनके पास में नहीं होता है। वो वैल्यू करते हैं कि जो हैंडशेक है वो एक सिंबल है जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन का, लेकिन वो वरी करते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने इसको बिल्कुल मीनिंगलेस बना दिया है, और सजेस्ट करते हैं कि जो एक हैंडशेक है वो बिल्कुल वार्म होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, ना कि एक कोल्ड और मैकेनिकल गेस्चर होना चाहिए। प्रिस्टली क्या कहते हैं डूइंग नथिंग के बारे में? प्रिस्टली बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जेट जेन्युइन और पर्पसलेस लीजर जो होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं और नेसेसरी होते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस हमेशा बिजी होते हैं, हॉलीडेज़ भी उनका प्लान और पर्पसफुल होता है। तो जो रियल थिंग है डूइंग नथिंग का मतलब है कि हम जो है अपने माइंड को भटकने दें, सिर्फ क्लाउड्स को स्टेयर करें, एक किसी भी कहीं भी बैठ जाए बिना किसी एजेंडा के साथ में, और बस रिफ्रेशिंग
रिफ़्रेश करें अपने दिमाग को, ना कि कोई एक्टिविटी प्लान करें। सो डूइंग नथिंग अलाउ करती है हमें डीप माइंड किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में, कुछ भी चीज़ रीन्यू करने में, या फिर कुछ भी चीज़ क्रिएट करने में। प्रेस्ली कहते हैं कि सोसाइटी ने रॉन्गली ट्रीट किया है आइडलनेस को एक सिन की तरह, यानी कि एक फेलियर की तरह। लेकिन जो एम्प्टी टाइम है वो ये है, वो सोयल है इन विच एम्प्टी टाइम वो सोयल है जिसमें नई नई क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो ग्रो करेंगे। सर रोगर को क्या यूनिक बनाता है चर्च के अंदर, क्योंकि वो स्टैंड अप हुए हैं प्रेयर्स में किसी और से ज़्यादा। उन्होंने टू मेक श्योर, ये दिखाने के लिए कि सबको पता चले कि मैं सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे रिलीजियस हूँ। उन्होंने हम की है साथ रिलीजियस सॉन्ग साथ में, इवनली जब उनका जो वर्ड्स है वो पता ही नहीं थे। उन्होंने नोट किया है, वेव किया है एक फार्मर पे जो रेंट करते हैं उनकी लैंड पे, उनकी सर्विस के टाइम पे। उन्होंने समटाइम्स कुछ पर्सनल नोट दिए हैं एक प्रीचर मिड सरमन को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे वहाँ, लेकिन एवरीवन जो है उनको देखते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अनयूजुअल बिहेवियर से भी के डिस्पाइट भी वो एक जेन्युइनली गुड नेचर्ड और बिलव्ड इंसान हैं। की पॉइंट क्या है कि सर रोजर कोई एक परफॉर्म नहीं कर रहे थे वहाँ पे शो, वो सिंसियरली डिवोटेड थे अपने लवेबल और क्विकर वे में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज़ को कि इमेजिन करो जो हमारे ग्रैंडफादर है वो हर एक इंसान को जो है ग्रीट कर रहे हैं जिसको वो जानते हैं, और एक्सीलेंट बोलते हैं प्रीस्ट को, और वेव्स करते हैं रिलेटिव्स को जो बैठे हुए हैं वहाँ पे। सो एवरीवन जो है इस चीज़ को चार्मिंग फाइंड आउट करते हैं, ना कि रूड, क्योंकि वो जेन्युइनली वार्म हार्टेड है। इसी तरह से जो कौन है, दैट्स सर रोजर। इसी तरीके से जो है सर रोजर ने भी किया है। जॉनसन्स 7 years कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रोनेज। डॉक्टर जॉनसन्स ने जो है एक डिक्शनरी पे काम किया 7 years किसी भी बिना सपोर्ट के, फ्रॉम लॉर्ड चेस्टरफील्ड। उन 7 years में जॉनसन्स जो है वो पॉवर्टी में रहे, गरीबी में रहे, अलोन अकेले वर्क किया, स्ट्रगल किया अपनी डेली लाइफ के साथ में। चेस्टरफील्ड ने उनको कोई हेल्प नहीं दी, कोई इनकरेजमेंट नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, बिल्कुल कम्प्लीटली अनकंसर्न रहे वो इस चीज़ के बारे में। लेकिन 7 साल के बाद जब उनकी जो डायरी है वो कंप्लीट हो गई, फेमस हो गई, सो चेस्टरफील्ड ने राइट किए 2 papers उसको प्रेज करते हुए, और उसका जो जॉनसन्स का जो क्रेडिट है उसको खुद लेने की जो है उन्होंने कोशिश की। जॉनसन्स की डेफिनेशन क्या है पैट्रोन की, कि जो इंसान जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब नहीं आया और अचानक से जो है उसको जो है एनक्यूम्बर करने लगा, वो मतलब उस चीज़ को आके, जब उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब तब आना जब कोई मतलब ही ख़त्म हो गया। वेयर ही इज़ फ्रॉम 7 years व्हेन ही इज़ स्ट्रगलिंग। एनक्यूम्बर्स यानी कि बर्डन करना। सो दिस इज़ व्हाट 7 years। 7 years एक डिक्शनरी वाला प्रोग्राम है, हम याद रखेंगे इसका। बेलोइक व्यू क्या है स्पेलिंग रिफॉर्मर्स पे। हैरिक बेलोक मोक्स मेक्स फन ऑफ स्पेलिंग रिफॉर्मर्स। पीपल जो है वो सिंपली इंग्लिश स्पेलिंग के साथ, जो इंग्लिश स्पेलिंग के जैसे चाहते हैं। रिफॉर्मर्स जो है बिल्कुल जो स्पेलिंग है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही चाहते हैं कि वो जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल स्पेलिंग के जैसे ही साउंड करे। सो बेलिक आर्ग्यू करते हैं कि जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग है उनका एक हिस्टोरिकल और एंटोमोलॉजिकल रूट है, यानी कि वो वर्ड ओरिजिन और हिस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई है। अगर हमने उनकी जो साउंड है उसको चेंज कर दिया तो ये जो एक कनेक्शन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थ्रू जो है कम्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश थ्रू, तो जो स्पेलिंग है वो हिस्ट्री कैरी करती है। इस तरीके से हम इसको थ्रो नहीं बोलते, थ्रू बोलते हैं। रिफॉर्मर्स थिंक करते हैं कि वो प्रैक्टिकल है, बट दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशन एंड ब्यूटी। रिफॉर्मर्स चेंज करने वाले सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन वो बेलोक कहते हैं कि एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्रेडिशन को और उनकी ब्यूटी को। बेलोक ह्यूमर क्या है वो प्रूव करते हैं कि जो ही प्रूव्स दैट जो रिफॉर्मर्स है वो उनका जो
लॉजिकल कंक्लूजन है और जो उनकी ब्यूटी है लैंग्वेज की, वो एंटायरली उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे ऐसे इमेजिन कीजिए कि ताजमहल को रिप्लेस कर दे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के, क्योंकि कंक्रीट मोर चीप है और मोर प्रैक्टिकल है। कंक्रीट इफिशिएंट तो है, लेकिन हम उस कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरीके से। जॉनसन्स की डिग्निटी, जॉनसन्स की इंडिपेंडेंस क्या है? तो डॉक्टर जॉनसन्स की डिग्निटी रेफर्स करती है सेंस ऑफ पर्सनल प्राइड एंड इंडिपेंडेंस। जॉनसन रिफ्यूज़ करते हैं पावरफुल फ्लैटर करना पीपल फॉर मनी, पावरफुल पीपल फॉर मनी, यानी कि पैसों के लिए फ्लैटर करना उन पावरफुल लोगों को, इवन क्योंकि, और ये बात वो तब कह रहे हैं जब वो खुद पुअर हैं। उनका जो लेटर है चेस्टरफील्ड के लिए, वो एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा पॉवर्टी के अंदर भी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक राइटर जो फ्लैटर करता है पावरफुल पीपल को, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है। जॉनसन ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रू डिग्निटी है वो हमेशा एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंडिपेंडेंस से आती है, ना कि किसी वेल्थ से और स्टेटस से। उन्होंने फेमसली किंग को बताया है कि नो मैन, कोई भी मैन जो है वो ओथ इन अ कन्वर्सेशन से ऊपर नहीं होता, वो फियरलेस हैं अपने ओपिनियंस को असर्ट करने में। कंक्लूजन ये है कि जो जॉनसन्स की डिग्निटी है वो अपने ही प्राइड में है, इंडिपेंडेंस है, और करप्ट पैट्रोनेज सिस्टम से वो बहुत अलग है। लैम्ब चाइल्डहुड रिकलेक्शन, स्टील चाइल्डहुड से ये क्वेश्चन है। रिचार्ड स्टीली ऐसे ऑन चाइल्डहुड रिकलेक्शन डिस्कस करता है कि हाउ जो मेमोरीज है चाइल्डहुड की वो शेप करती है एडल्ट के कैरेक्टर को। स्टील राइट करते हैं वार्मली उनकी स्कूल मेमोरीज, चाइल्डहुड फ्रेंड और फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये अर्ली रिकलेक्शन है उनकी इमोशनल फाउंडेशन का, उनकी एडल्ट पर्सनैलिटी का। लैम्ब लिखते हैं उनके चाइल्डहुड के बारे में नॉस्टैल्जिया के साथ में, चिल्ड्रन जो उन्होंने इमेजिन किए जब जो कभी थे ही नहीं। बोथ राइटर्स जो है वो अपना चाइल्डहुड देखते हैं एक लॉस्ट पैराडाइज की तरह, जो एडल्ट होने के बाद उनके हाथ से जा चुकी है चीज़ें। की आइडिया क्या है कि अवर हैप्पीएस्ट मोमेंट जो हमारे चाइल्डहुड से थे सिंपल थे, इनोसेंट थे, वंडर से, आश्चर्य से भरे हुए थे। फॉर लैम्ब स्पेशली ड्रीम चिल्ड्रन एक डीपली मूविंग ऐसे है जहाँ पे लैम्ब अपनी इमेजिनरी चिल्ड्रंस को इमेजिन करते हुए अपनी स्टोरी बता रहे हैं और रियलाइज़ करते हैं कि वो सिर्फ एक ड्रीम ही है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट 2 सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।